शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी स्थिति की कल्पना करते हैं। मान लीजिए कि किसी इंसान ने एक भयंकर चोरी की है। अब हमारा कानून और हमारा जो आम समाज है वो बड़ी सख्ती से कहता है कि इस इंसान को सजा मिलनी चाहिए क्योंकि उसने गलत किया है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जस्टिस सिस्टम तो ऐसे ही काम करता है ना। वही तो। पर क्या हो अगर साइंस और फिलॉसफी मिलकर अचानक ये साबित कर दें कि उस आखिरी पल में उस इंसान के पास चोरी ना करने का कोई विकल्प या कोई आजाद इच्छा थी ही नहीं। मतलब वो तो बस सदियों से चल रही एक अटल कड़ी का छोटा सा हिस्सा था। तो सवाल ये है कि क्या हम फिर भी उसे सजा दे सकते हैं? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है, क्योंकि हम अक्सर यही सोचते हैं कि नैतिकता यानी मोरालिटी की जो बुनियाद है वो एकदम ठोस है, जैसे कंक्रीट और स्टील का ढांचा होता है ना, बिल्कुल वैसा। एक उलझन में बदल जाता है। और आज के इस डीप डाइव में हमारी मिशन भी यही है। हम इस आर्किटेक्चर ऑफ ऑब्लिगेशन को एक्सप्लेन करने वाले हैं। सही कहा। नैतिकता दरअसल एक ऐसी अदृश्य और गहरी उलझन है जहां हम किसी लैब टेस्ट या एक्सरे के जरिए ये पता नहीं लगा सकते कि सही क्या है और गलत क्या है। आज की इस चर्चा में हम एथिक्स के मूलभूत सिद्धांतों की जटिलता को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और हम उन लॉजिकल रुकावटों का विश्लेषण करेंगे जो एक पक्का ऑब्जेक्टिव मॉरल सिस्टम बनाने के रास्ते में आती हैं। मैं बहुत उत्साहित हूं इसको लेकर। मुझे भी लगता है ये एक जरूरी टॉपिक है। इसमें हम फैक्ट्स और वैल्यूज के बीच की खाई से शुरू करेंगे और आगे चलकर डिटर्मिनिज्म जैसे भयानक कॉन्सेप्ट्स तक जाएंगे, ताकि हम समझ सकें कि एथिक्स के नियम आखिर कितने ठोस हैं या फिर सच कहूं तो कितने खोखले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा चलते हैं उस सबसे पहली दीवार की तरफ, जिसे फिलॉसफी में द इज ऑट प्रॉब्लम कहा जाता है। मतलब तथ्य और नैतिकता के बीच की खाई। हाँ, लॉजिक की दुनिया में ये सबसे बड़ी रुकावट मानी जाती है। वही, क्योंकि हम बचपन से देखते आते हैं कि जैसे ही कोई फैक्ट साबित होता है लोग तुरंत उस पर नियम बना देते हैं। पर लॉजिक कहता है कि जो दुनिया जैसी है और दुनिया को जैसा होना चाहिए उसमें बहुत फर्क है। तो मैं ये समझना चाहती हूँ कि ये फर्क आखिर इतना बड़ा मुद्दा क्यों है। इसको समझने के लिए हमें तर्कशास्त्र या लॉजिक के मूल नियमों को देखना होगा। अगर हम नेचुरल वर्ल्ड के फैक्ट्स को देखें, यानी ऐसे स्टेटमेंट जो बताते हैं कि क्या है, तो उन तथ्यों से हम लॉजिकली कोई नैतिक निष्कर्ष या ऑट क्लेम नहीं निकाल सकते। मतलब हम सीधा जंप नहीं मार सकते फैक्ट से ड्यूटी पर। एकदम नहीं। एक वैलिड लॉजिकल आर्ग्यूमेंट में जो फाइनल रिजल्ट निकलता है उसकी बुनियाद आर्ग्यूमेंट के स्टार्टिंग प्रेमिसेस में होनी ही चाहिए। दुनिया जैसी है उस आधार पर आप कभी ये नहीं कह सकते कि दुनिया को वैसा होना चाहिए। अच्छा, तो कोई ना कोई वैल्यू जजमेंट वहां होना जरूरी है। बिल्कुल, सिर्फ इससे ऑट नहीं बन सकता। कोई भी नैतिक निष्कर्ष निकालने के लिए हमारे आर्ग्यूमेंट में कम से कम एक पॉइंट पर मूल्य निर्णय या वैल्यू जजमेंट को होना लाजमी है। तथ्यों के ढेर से नैतिकता खुद ब खुद पैदा नहीं होती। इस बात को थोड़ा जमीन पर लाते हैं, क्योंकि ऐसे फिलॉसफी में सुनने से ये लॉजिकल जंप समझ में नहीं आता। हाँ। मैं एक एनालॉजी देती हूँ। हाँ बिल्कुल, उदाहरण से ज्यादा क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए एक डॉक्टर किसी मरीज को कहता है कि ये दवाई खाने से तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी। अब दवाई का असर करना या केमिकल रिएक्शन होना ये तो एक फैक्ट है। साइंस ने लैब में साबित किया है इसको। एक पूरा ऑब्जेक्टिव तथ्य है ये। राइट। पर क्या इस बायोलॉजिकल फैक्ट से ये कंक्लूजन अपने आप निकलता है कि मरीज को वो दवाई खानी चाहिए? लॉजिकली देखें तो मुझे लगता है कि बिल्कुल नहीं निकलता। सही पकड़ा आपने। जब तक हम उसमें एक और शर्त नहीं जोड़ते तब तक नहीं निकलता। वही ना, जब तक हम ये नहीं मानते कि जान बचाना या ठीक होना एक अच्छी बात है, तब तक दवाई खाने का नैतिक भार नहीं बनता। और जान बचाना अच्छी बात है ये कोई साइंटिफिक फैक्ट थोड़ी ना है, ये तो प्योरली एक नैतिक मूल्य है। और वही छिपा हुआ नैतिक मूल्य इस पूरे लॉजिक को एक ढांचे में बदलता है। अगर हम उस अच्छाई वाले हिडन वैल्यू जजमेंट को निकाल बाहर करें तो दवाई वाला जो फैक्ट है वो बिल्कुल अकेला रह जाता है। दवाई बीमारी ठीक करती है, बस एक प्रक्रिया है, एक मैकेनिज्म है। उसमें कोई नैतिक भार नहीं है। बिल्कुल, उसमें अपने आप में कोई अच्छाई या बुराई नहीं है। अच्छाई तब आती है जब इंसान अपने नैतिक मूल्य उस तथ्य पर थोपता है। बिना वैल्यू के किसी तथ्य से ऑब्लिगेशन पैदा नहीं होती। पर वेट, यहाँ मैं थोड़ा पुश बैक देना चाहूंगी। अगर हम लोग आम जिंदगी की बात करें तो हम लोग तो अनजाने में हर रोज इन रूल्स को तोड़ते हैं ना, और हमारा काम ठीक ठाक चल भी रहा है। जैसे कि कोई उदाहरण दीजिए। जैसे अगर आसमान में काले बादल हैं और बारिश हो रही है तो लोग ऑटोमेटिकली बोल देते हैं कि ओ बारिश हो रही है इसलिए छाता ले जाना चाहिए। बारिश होना एक फैक्ट है और छाता ले जाना एक ड्यूटी या एक्शन।
हम लगातार ऐसे ही फैक्ट से वैल्यूज पर जंप करते हैं बिना सोचे। तो क्या ये इज ऑट प्रॉब्लम सच में इतनी बड़ी दीवार है या बस ऐसे ही फिलोसोफर्स की बातें हैं? बारिश वाले उदाहरण में भी एक छिपी हुई वैल्यू मौजूद है, हम बस उस पर ध्यान नहीं देते क्योंकि उस पर सबकी सहमति होती है। ओ, तो छिपी हुई वैल्यू है कि भीगना बुरी बात है। एग्जैक्टली, भीगना बुरी बात है या सर्दी लगना बुरी बात है, ये हम सब मानते हैं, इसलिए हम उस लॉजिकल जंप को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन परेशानी तब आती है जब हम जटिल मुद्दों पर बात करते हैं। वहां ये बिना सोचे समझे किया गया जंप पूरे समाज को तोड़ सकता है। जैसे कि वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन या ऐसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स पर। बिल्कुल। सोचिए, देश की आधी दौलत किसी एक व्यक्ति के पास है, ये एक फैक्ट है। अब कुछ लोग इससे निष्कर्ष निकालेंगे कि उसे टैक्स देना चाहिए क्योंकि उनकी छिपी हुई वैल्यू समानता या इक्वालिटी है। हाँ, और दूसरे लोग ठीक इसके विरोध में बोलेंगे। वही, दूसरे लोग कहेंगे कि उसने मेहनत की है इसलिए उस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए क्योंकि उनकी वैल्यू प्रॉपर्टी राइट्स है। एक ही तथ्य से दो बिल्कुल विरोधी नैतिक नियम बन गए। यहां आकर बिना वैल्यूज को क्लियरली डिफाइन किए सिर्फ फैक्ट्स के आधार पर नैतिकता पूरी तरह कोलैप्स हो जाती है। वाओ, ये तो सच में दिमाग को हिलाने वाली बात है। अगर तथ्य और साइंस हमें ऑब्जेक्टिवली नैतिकता तक नहीं ले जा सकते और हमें किसी न किसी वैल्यू या अच्छाई का सहारा लेना ही पड़ता है, तो सवाल ये है कि आखिर ये अच्छाई या गुड है क्या चीज़? क्या हम इसको नेचुरल दुनिया में ढूंढ सकते हैं? गुड को डिफाइन करना फिलॉसफी और मेटाफिजिक्स की सबसे गहरी उलझन है। गुड दरअसल एक बहुत ही सिंपल और नॉन नेचुरल प्रॉपर्टी है। नॉन नेचुरल से आपका मतलब है कि हम इसको माइक्रोस्कोप में नहीं देख सकते? हाँ, इसको नेचुरल दुनिया की किसी भी चीज या फैक्चुअल स्टेट में तोड़कर या रिड्यूस करके नहीं समझाया जा सकता। जैसे बायोलॉजी पढ़ने वाले बोलेंगे कि सर्वाइवल ही गुड है, कुछ लोग कहेंगे कि दिमाग में खुशी मिलना ही गुड है। सोशियोलॉजी वाले कहेंगे कि समाज की सहमति गुड है ना? सही बात है, लेकिन जब हम इसको लॉजिकली टेस्ट करते हैं तो गुड इनमें से किसी भी डब्बे में फिट नहीं बैठता। खुशी सिर्फ एक केमिकल रिएक्शन है दिमाग का, सर्वाइवल बस जीन्स का आगे बढ़ना है। पर गुड एक बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है जो इन फिजिकल फैक्ट्स में रिड्यूस नहीं होता। ये नॉन नेचुरल वाला कॉन्सेप्ट मुझे थोड़ा हवा में तैरता हुआ लग रहा है। इसे एक एवरीडे उदाहरण से पकड़ने की कोशिश करते हैं। हाँ, बताइए। मान लीजिए कि हमें किसी ऐसे व्यक्ति को पीला रंग यानी येलो कलर समझाना है जिसने कभी पीला रंग अपनी जिंदगी में ना देखा हो। हम उसे बता सकते हैं कि देखो, सूरज पीला होता है या नींबू पीला होता है। हम उसे लाइट की वेवलेंथ भी बता सकते हैं फिजिक्स के हिसाब से। बिल्कुल, पर ये सब तो सिर्फ पीले रंग से जुड़ी हुई चीजें हैं ना। वो वेवलेंथ उस पीले रंग का अनुभव थोड़ी ना है। पीला अपने आप में एक ऐसी बुनियादी चीज है जिसको किसी और शब्द में या और छोटे हिस्सों में तोड़कर किसी को समझाया ही नहीं जा सकता। तो क्या ये जो गुड का कॉन्सेप्ट है ये भी पीले रंग जैसा ही है? ये पीले रंग वाला उदाहरण बहुत ही सटीक है। इसने इस एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर दिया। जैसे पीला एक बेसिक अनुभव है, वैसे ही गुड भी एक बेसिक नॉन नेचुरल प्रॉपर्टी है जिसे बायोलॉजी या फिजिक्स के टर्म्स में निचोड़ा नहीं जा सकता। तो इसका मतलब हर डेफिनेशन अधूरी रह जाती है? बिल्कुल, क्योंकि इस पर एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट दिया जाता है जिसे ओपन क्वेश्चन कहते हैं। हाँ, जैसे किसी निर्दोष को तकलीफ देकर मिलने वाली सैडिस्टिक खुशी तो गुड नहीं हो सकती। एकदम। जैसे ही आप ये पूछते हैं, दिमाग समझ जाता है कि खुशी और अच्छाई हमेशा एक बराबर नहीं होते। गुड हमेशा उन नेचुरल कंडीशन से एक कदम ऊपर ही रहता है। वेट, अगर गुड को डिफाइन करना रैशनली इतना ही मुश्किल है, तो क्या यही वजह है कि दुनिया भर के अलग अलग कल्चर्स और सोसाइटी हमेशा इस बात पर लड़ते रहते हैं कि आखिर सही क्या है? मतलब उनके बीच इतना टकराव क्यों होता है? यही सबसे बड़ी वजह है। अच्छाई को आप किसी लैब में लिटमस पेपर डालकर टेस्ट नहीं कर सकते। इसलिए हर समाज अपनी ज़रूरतों और अपने बीते हुए कल के आधार पर इस नॉन नेचुरल गुड को अपने हिसाब से रूप देने की कोशिश करता है। कहीं पर अकेले इंसान की आज़ादी गुड है तो कहीं पर पूरे समाज का भला। तो एथिक्स कभी फिजिक्स की तरफ फिक्स्ड नहीं हो पाया और ना ही हो सकता है। ये एक लगातार चलने वाली बहस है क्योंकि फाउंडेशन को फिक्स टर्म्स में बांधा ही नहीं जा सकता। अच्छा, अब इस उलझन में एक नया एंगल जोड़ते हैं। मान लीजिए किसी न किसी तरह लोग सहमत हो गए कि उनके लिए गुड क्या है। उन्होंने एक नियम भी बना लिया, लेकिन उसके बाद सवाल आता है कि क्या किसी इंसान की ऑब्लिगेशन यानी नैतिक जिम्मेदारी तब भी बनती है जब उसके पास उस अच्छाई को अप्लाई करने की क्षमता ही ना हो? या फिलॉसफी का एक बहुत ठोस सिद्धांत आता है जिसे ऑट इम्प्लाइज कैन कहते हैं। यानी करना चाहिए का सीधा मतलब है कि आपके अंदर उसे करने की क्षमता है।
क्षमता यानी वास्तविक शक्ति। हाँ, एक्चुअल एबिलिटी। इसका मूल सिद्धांत ये है कि एक नैतिक जिम्मेदारी किसी पर तभी वैलिड मानी जाती है जब उस व्यक्ति के पास उस काम को करने की एक्चुअल फिजिकल पावर हो। जिसमें क्षमता नहीं है, उस पर कोई नैतिक भार डाला ही नहीं जा सकता। नैतिकता कभी नामुमकिन चीज की डिमांड नहीं करती। इसको एक एक्सट्रीम स्थिति से देखते हैं ताकि समझने में आसानी हो। मान लीजिए कि सामने एक बिल्डिंग में आग लगी है। एक आम इंसान सड़क पर खड़ा ये सब देख रहा है। अब उस इंसान में ना तो आग में कूदने की फिजिकल शक्ति है, ना उसके पास कोई फायर प्रूफ सूट है। और वो अकेला आग बुझा भी नहीं सकता। सही बात। तो अगर हम इस सिद्धांत को लगाएं तो उन लोगों को बचाने का जो मॉरल ऑब्लिगेशन है वो उस आम इंसान पर लागू नहीं होता ना, क्योंकि फिजिकली वो पूरी तरह इनकेपेबल है। बिल्कुल लागू नहीं होता। वही व्यक्ति अगर एक फुली ट्रेंड फायर फाइटर होता तब बात अलग थी। पर सड़क पर खड़े उस आम इंसान पर क्षमता न होने के कारण कोई भी नैतिक लॉजिक ये नहीं कह सकता कि उसने वहां ना कूदकर पाप किया है। पर एक मिनट, मुझे इस प्रिंसिपल पर थोड़ा पुशबैक देना है, क्योंकि अगर क्षमता का ना होना हमें नैतिक दोष से बचा लेता है तो ये तो लोगों को एक बहुत बड़ा बहाना दे देगा अपनी जिम्मेदारियों से भागने का। आपका इशारा किस तरफ है? जैसे ग्लोबल वार्मिंग का उदाहरण लीजिए। लोग बोलेंगे कि अकेला मैं कैसे क्लाइमेट चेंज रोक सकता हूँ, मेरी तो क्षमता ही नहीं है पूरी दुनिया की पॉलिसी बदलने की, तो मुझ पर पर्यावरण बचाने की कोई ऑब्लिगेशन ही नहीं है। तो क्या लोग इसका गलत फायदा नहीं उठाएंगे? ये बहुत आम कंफ्यूजन है जहां लोग वास्तविक क्षमता और आलस को मिला देते हैं। इस सिद्धांत में क्षमता और बहाने के बीच एक पत्थर की लकीर खींची गई है। ऑट इम्प्लाइज कैन का मतलब अपने डर या स्वार्थ को छुपाना नहीं है। मतलब जहां वास्तविक हेल्पलेसनेस हो बस वहीं लागू होगा। हाँ, आग वाले केस में अगर उस आम इंसान के पास फोन था और वे इमरजेंसी सर्विस को कॉल कर सकता था, पर उसने आलस या कोर्ट कचहरी के डर से नहीं किया, तो वो दोषी है, क्योंकि कॉल करने की क्षमता उसमें थी। और क्लाइमेट चेंज में एक इंसान दुनिया भली ना बदल सके, पर प्लास्टिक की बोतल कचरे के डब्बे में डालने की क्षमता तो उसमें है ना। ओह अच्छा, तो क्षमता की शर्त एथिक्स को जमीन से जोड़े रखती है ताकि वो ख्याली ना बन जाए। बिल्कुल सही। पर इस क्षमता की बात करते हुए हम एक ऐसी फिलॉसफी तक पहुंचते हैं जो शायद इस पूरे ढांचे के लिए सबसे बड़ा खतरा है। हाँ, मैं वहीं आने वाली थी, डिटर्मिनिज्म के ऊपर। अगर एबिलिटी इतनी जरूरी है तो एक ऐसी साइंटिफिक दृष्टि है जो पूरी फाउंडेशन तबाह कर सकती है। क्या हमारे पास सच में कोई ऑल्टरनेट चॉइस या फ्री विल कभी होती भी है? यहां आकर ना एथिक्स का पूरा ढांचा कांपने लगता है। हम स्ट्रिक्ट कॉजल डिटर्मिनिज्म यानी कठोर नियतिवाद की बात कर रहे हैं। इस थियोरी में माना जाता है कि ब्रह्मांड में जो कुछ भी हो रहा है, एक एटम के हिलने से लेकर इंसान के दिमाग के हर विचार तक, वो सब अपनी ठीक पिछली कंडीशंस और फिजिक्स के लॉज का एक इनएविटेबल या अटल परिणाम है। इनएविटेबल परिणाम है, मतलब जो हो रहा है बस वही हो सकता था। एग्जैक्टली। 1% भी कोई और रास्ता चुनने की आजादी इस यूनिवर्स में है ही नहीं। हर घटना पहले से तय है, चेन रिएक्शन की तरह। बाप रे, ये तो सच में दिमाग का दही करने वाला कॉन्सेप्ट है। इसे दिमाग में बिठाने के लिए वो बिलियर्ड्स टेबल वाली एनालॉजी सबसे बेस्ट लगती है मुझे। बॉल की तरफ जोर से हिट करता है तो उस पल से सब कुछ तय हो जाता है ना? बॉल किस एंगल पर टकराएगी, कितनी स्पीड से बाउंस होगी या पॉकेट में गिरेगी या नहीं। वो बिलियर्ड्स बॉल्स बीच रास्ते में लेफ्ट या राइट मुड़ने का फैसला खुद नहीं कर सकती, क्योंकि उनमें आज़ादी नहीं होती। तो क्या इंसान का दिमाग और उसके फैसले भी ऐसे ही फिजिक्स के गुलाम हैं? अगर डिटर्मिनिज्म सच है तो हमारा अस्तित्व ठीक वैसा ही है। इंसान का दिमाग कोई जादू से नहीं बना, वो फिजिकल एटम्स और केमिस्ट्री से चल रहा है, और मॉलिक्यूल्स भी फिजिकल लॉज फॉलो करते हैं, जैसे यूनिवर्स की हर चीज। तो फ्री विल का क्या हुआ जब हमें लगता है कि हमने आजाद फैसला लिया है? वो सिर्फ दिमाग का बनाया हुआ एक जोरदार इल्यूजन है, एक भ्रम है। जब इंसान को लगता है उसने फैसला लिया, उसके सबकॉन्शियस में पहले ही रिएक्शन हो चुका होता है, जो उसके डीएनए, बचपन और हालात पर निर्भर करता है। इंसान उस केमिकल रिएक्शन के आगे कठपुतली है। वाह! तो अगर ब्रह्मांड में हर चीज कॉज एंड इफेक्ट की कड़ी में बंधी हुई है, तो ऑल्टरनेट रास्ता चुनने की क्षमता तो दिमाग में पैदा ही नहीं हुई कभी। और अब अगर इस भयानक निष्कर्ष को हम उस ऑट इम्प्लाइज कैन वाले नियम के साथ जोड़ें, तो ये बहुत खतरनाक लेवल पर चला जाता है। बिल्कुल, और यही मोरालिटी की सबसे बड़ी फॉल्ट लाइन है।
अगर किसी इंसान के पास कोई और एक्शन लेने की फिजिकल या दिमागी क्षमता थी ही नहीं, क्योंकि सब कुछ फिक्स था, तो उस पर आप नैतिक भार कैसे डाल सकते हैं? तो वापस अगर अपने उसी शुरुआती उदाहरण पर आएं, उस चोरी करने वाले इंसान पर, अगर डिटर्मिनिज्म सच है तो यूनिवर्स की शुरुआत से जो चेन रिएक्शन चला उसने उसे मजबूर कर दिया चोरी करने पर। सही बात है, ब्रह्मांड ने उसे वो चोरी करवाई एक तरह से। और क्योंकि उसमें उस वक्त चोरी ना करने की एक्चुअल एबिलिटी थी ही नहीं, तो वो कैन नहीं कर सकता था, इसलिए हम उसे मॉरली ऑट भी नहीं ठहरा सकते। ये तो हमारे पूरे जस्टिस सिस्टम और पाप पुण्य के कॉन्सेप्ट को बस हवा के किले साबित कर देता है। अगर कोई आजाद ही नहीं है तो जिम्मेदार कौन होगा? यही इस विषय का सबसे गहरा टकराव है, जिसका कोई समाधान नहीं है। समाज को चलाने के लिए रूल्स और जवाबदेही चाहिए, पर लॉजिक और साइंस कहती है कि वास्तविक जवाबदेही ढूंढने से भी नहीं मिलती। हम एक ऐसे पॉइंट पर हैं जहां फिलॉसफी खाई के किनारे खड़ी है। मैं मानती हूँ कि इन सब बातों से गुजरने के बाद नैतिकता का वो ढांचा जो किसी पहाड़ जैसा मजबूत लगता था, अब अंदर से कितना ट्रांसपेरेंट और कमजोर नजर आने लगा है। उसकी जटिलता सच में हैरान कर देती है। हमने शुरू किया था कि कैसे तथ्य और मूल्यों के बीच बड़ी खाई है, इस और ऑट की प्रॉब्लम जिसे पार करना मुश्किल है। हाँ, उसके बाद हमने देखा कि गुड अपने आप में कितना नॉन नेचुरल है। इसे बायोलॉजी या साइंस के डब्बों में हम बांध ही नहीं सकते। लॉजिक में वैल्यू प्रेमिस हमेशा चाहिए। और आखिर में क्षमता और डिटर्मिनिज्म। क्षमता है तभी जिम्मेदारी है, पर डिटर्मिनिज्म हमारी चॉइस लेने की उस क्षमता पर ही ऐसा सवाल उठाता है जो एथिक्स की बुनियाद मिटा देता है। इन सबको साथ में रखकर सोचे तो लगता है आखिर दुनिया का सिस्टम चल कैसे रहा है बिना टूटे। इस चर्चा का अंत सच में एक ऐसे मोड़ पर होता है जहां नैतिकता बिना किसी ठोस जमीन के हवा में लटकती हुई दिखाई देती है। बिल्कुल। और इस डीप डाइव के अंत में एक ऐसा आखिरी और दिमाग को झकझोर देने वाला विचार निकल कर आता है। अगर ह्यूमन लॉजिक, प्योर साइंस और मेटाफिजिक्स सब मिलकर मोरालिटी को नेचुरली ग्राउंड करने में फेल हो जाते हैं, तो क्या इन नैतिक नियमों को जिन्हें लोग इतना पवित्र मानते हैं वो दरअसल सिर्फ एक भ्रम है? क्या वो बस एक सर्वाइवल टूल है या एक धोखा जो इंसानी समाज ने सिर्फ खुद को बचाकर रखने के लिए बनाया है? या फिर क्या पता ह्यूमन इंटेलिजेंस अभी तक इतनी आगे विकसित हुई ही नहीं है कि उस भाषा को या उस लेवल को समझ सके जो यूनिवर्स के फिजिकल लॉज और हमारी इस फ्रेजाइल नैतिकता को एक साथ जोड़ सके। बिना ठोस फाउंडेशन के भी एक दुनिया चल रही है। हो सकता है नैतिकता की अहमियत उसकी एब्सोल्यूट सच्चाई में ना होकर उस अनरियल ढांचे में हो जिसके सहारे लोग रोज सुबह उठकर जीते हैं।